नमस्कार, आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 19 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, रानी लक्ष्मीबाई भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से एक थी। अगला है, उनके समय में झांसी एक मराठा रियासत था। अगला है, व्यक्तिगत सिद्धांत की ब्रिटिश नीति ने उन्हें औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विकल्प है केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। स्टूडेंट्स, आसान सा प्रश्न है। अगर हम यहाँ पर पहले कथन को देखते हैं तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हम लोग देखते हैं, इसके साथ में नहीं था। लक्ष्मीबाई जी का संबंध अगर हम लोग देखते हैं तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां पर हम उन्हें देख पाते हैं। ऐसे में पहला वाला कथन गलत हो जाता है। अगला है, उनके समय में झांसी एक मराठा रियासत था। निश्चित रूप से गंगाधर राव जी एक मराठा सरदार थे। ये अंग्रेजों के अधिराजत्व के अंतर्गत झांसी का शासन चला रहे थे, लेकिन गंगाधर राव जी की मृत्यु होने के बाद में झांसी का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था। ऐसे में इसी समय अंग्रेज अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा, जिसे हम लोग राज्य अपहरण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, जिसे डलहौजी के द्वारा लाया गया था और जिसमें यह कहा जा रहा था कि मुख्य रूप से ऐसे प्रमुख राज्य जिनके पास अपना कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, वो किसी अन्य के बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ अन्य सिद्धांत भी थे, लेकिन मुख्य रूप से हम इसी सिद्धांत को यहाँ पर अपनाते हैं। अब ऐसे में झांसी के पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अंग्रेजों ने झांसी पर नियंत्रण करने का दावा पेश किया और ऐसे में लक्ष्मीबाई जी के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। दूसरा और तीसरा दोनों ही सही हो जाते हैं और हमारा सही जवाब हो जाता है सी। ये प्रश्न आपके सामने क्यों आया है स्टूडेंट्स? दरअसल आज 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई जी की जयंती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म दिवस पर सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं और लक्ष्मीबाई जी के प्रति आभार को व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से उन्होंने बहादुरी से औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया, निश्चित रूप से उसे हम आने वाली पीढ़ियों में भुला नहीं पाएंगे। लक्ष्मीबाई जी का जन्म बनारस के अंदर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इनका जो समाधि स्थल है वो हम ग्वालियर के अंदर में देख पाते हैं, जहां पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं? पहला है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद सबसे बड़े घरेलू हवाई यातायात को प्रबंधित करता है। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यूएस और यूरोपीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 2016 में उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक योजना की शुरुआत की थी। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। स्टूडेंट्स, हमें इसमें गलत कथन का पता लगाना है। हम इसमें अगर पहले कथन को देखते हैं तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है। अगर हम दूसरे कथन को देखते हैं तो उड़ान योजना इसका आरंभ 2016 में किया गया था, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के अंदर में जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के साथ में इसका संबंध हम नहीं देखते हैं और इस लिहाज से दूसरा कथन गलत हो जाता है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाता है केवल दो, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। यह प्रश्न आपके सामने क्यों रखा गया है? दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन किया है और ये कार्यक्रम एशिया के अंदर में सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, चाहे वो वाणिज्यिक दृष्टि से हो, सामान्य और व्यावसायिक विमानन की दृष्टि से हो। अब यहीं पर श्री सिंधिया जी ने इस बात को भी बोला कि किस प्रकार से कोविड-19 महामारी का सामना करने में विमानन उद्योग ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बात को कि चाहे वो आवश्यक एंजाइम्स हो, पीपीई किट हो, मास्क हो, दवाएं हो, इस सारे सामान को पहुंचाने में विमानन उद्योग ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उड़ान योजना को 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना के रूप में आरंभ किया गया था और अब तक इसका विस्तार करीब 62 हवाई अड्डों तक हो चुका है। अगर हम भारतीय विमानन उद्योग के विस्तार की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बारे में कि इस उद्योग ने भारत में काफी तेजी के साथ वृद्धि की है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। भारत आज संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू यातायात संभालता है, जिसके विषय में हमने अभी चर्चा भी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, भारत का एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन, विनिर्माण आधार के विस्तार और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक और भारत से कुल निर्यात में 49% से अधिक योगदान के साथ 11 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करता है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही विकल्प सही हैं और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाता है सी। अब ये प्रश्न आपके सामने क्यों रखा गया है, जरा इस आशय को देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री नारायण राणे ने रोजगार सृजन और विनिर्माण आधार के विस्तार में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट एमएसएमई कॉन्क्लेव के उद्घाटन के समय। और जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताए थे वो आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ में पूर्वोत्तर का विकास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और पूर्वोत्तर के विकास के बिना हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में असमर्थ रह सकते हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अपार आर्थिक संभावनाएं हैं, बशर्ते उनका सतत विकास को ध्यान में रखते हुए दोहन करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हाल ही में चर्चित शब्द जिरकोन का अर्थ क्या है? डीआरडीओ का रोबोटिक बम डिस्पोजल प्रोटोटाइप, रूसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इजराइल की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन, गूगल का उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रोजेक्ट। इसका सही जवाब है बी, रूसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका हाल ही में रूस के द्वारा एक युद्धपोत के माध्यम से परीक्षण किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं इस समाचार को, यह एक चित्र जो कि रूस की मीडिया के द्वारा रखा गया, जहां पर एक युद्धपोत के माध्यम से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। आप लोगों के लिए ध्यान रखने की बात यह रहेगी यहाँ पर स्टूडेंट्स की हाइपरसोनिक अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक से यात्रा करना, इसे हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, मध्य उड़ान में परिवर्तन के कारण ये मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना काफी कठिन हो जाता है और इस लिहाज से ये काफी प्रभावशाली होती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को अजेय की संज्ञा दी है। इसके माध्यम से रूस हथियारों की दौड़ में अमेरिका से आगे निकलने की अपनी इच्छा को भी जताता हुआ दिख रहा है। ये जो एक्सरसाइज है ये आर्कटिक के आसपास के क्षेत्रों में की गई है। स्टूडेंट्स, यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज का प्रश्न 2016 में आया था प्रारंभिक परीक्षा में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? पहला है, पर्यावरण लाभ और लागत को संघ और राज्य के बजट में शामिल करना ताकि हरित लेखांकन का क्रियान्वयन किया जा सके। अगला है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत करना ताकि भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से वन आवरण को बहाल करना और बढ़ाना। कूट है आपके सामने, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। स्टूडेंट्स, अगर हम हरित भारत मिशन की बात करते हैं तो इसका संबंध राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के साथ में है, जिसको 2008 में आरंभ किया गया था। और हरित भारत मिशन के अंदर में खाद्य सुरक्षा के विषय, जल सुरक्षा के विषय, जैव विविधता के संरक्षण के विषय और किस प्रकार से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना
लोगों के लिए आजीविका का सृजन किया जाए, पर्यावरण के साथ अनुकूलन को बढ़ाया जाए और शमन के उपायों के साथ में संयोजन को आगे बढ़ाया जाए और वन आवरण को भी बढ़ाया जाए। इन सबको साथ में लेकर के हरित भारत मिशन आगे बढ़ता है और इसका सही जवाब केवल 3 होगा स्टूडेंट्स, 1 और 2। निश्चित रूप से यह पर्यावरण के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन हरित भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ में ये उपयुक्त रूप से, यहाँ पर शब्द उपयुक्त बहुत महत्वपूर्ण है, उससे नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे में इसका सही जवाब हो पाता है केवल सी। कुछ और पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस मिशन के अंतर्गत स्टूडेंट्स भारत में 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनावरण को बढ़ाना है। इसके साथ साथ लगभग 3 मिलियन लोगों को वन आधारित गतिविधियों के माध्यम से आजीविका प्रदान करने की बात की गई है। भारतीय वनों की कार्बन अवशोषण क्षमता को बढ़ाने की बात भी की गई है, ताकि वातावरण के अंदर में जो ग्रीन हाउस गैसें मौजूद हैं उनको घटाया जा सके। और इसी के साथ में जोड़ करके आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस योजना द्वारा 2020 से 30 के बीच में 2.5 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य को पूरा करना भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आज के प्रमुख तथ्य की, और इसका संबंध है जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना को आगे बढ़ाना। दरअसल ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करने के बाद, और जिसके माध्यम से पहली बार जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस को मनाने की बात सामने आई है, उसके बाद यह निर्णय उभर करके सामने आया है कि जनजातीय क्षेत्रों के अंदर में चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सड़कों के माध्यम से संपर्क की बातें हो, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। इसको जोड़ा जा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर में चूंकि कनेक्टिविटी का अभाव रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद काफी तेजी से फैल पाता है। तो ऐसे में वामपंथी उग्रवादियों को उन्हें रोकने के संदर्भ में सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता को फैला करके कि उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ में जुड़ना चाहिए, ना कि विध्वंस की विचारधारा के साथ में। ये तो इसका एक बैकग्राउंड हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर और कौन कौन से विषय हैं जरा उनको देख लीजिए। दरअसल इस निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 आकांक्षी जिलों की खूब बातें हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे इसको। इसके माध्यम से 7,287 गांवों को नए दूरसंचार टावरों के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। और जो मैंने अभी वामपंथी उग्रवाद की आपसे बातें की थी, इन से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर में सड़क और दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई है, खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 और 2 को भी सितंबर 2022 तक जारी रखने की बात की गई है। और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्च 2023 तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताई है स्टूडेंट्स कि यह क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं और इतने दुर्गम है कि ना ही सड़कों से जुड़े हैं और ना ही दूर संचार से। और ऐसे में यहाँ के लोगों को कई बार ब्रेन वॉश करके कुछ ऐसी विचारधाराओं के साथ में जोड़ दिया जाता है जो कि समाज के लिए, उनके स्वयं के लिए लाभदायक नहीं होती हैं। तो ऐसे में सरकार का प्रयास है कि इन सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा के साथ में जोड़ने के प्रयासों को तीव्र किया जाए। स्टूडेंट्स, अच्छी जानकारियां सभी तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो ऐसे में जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।